हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल इन टुडेज लेक्चर। बट आज हम लोग कंसंट्रेशन टर्म्स की बात करेंगे, ठीक है ना। मेरे कंसंट्रेशन टर्म्स को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग सॉल्यूशन को मैं बेसिक तरीके से डिस्कस कर लेता हूँ। आपको पता है सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, ठीक है। आपको ये पता है सॉल्यूशन जो होता है, सॉल्यूशन दो कंपोनेंट से मिलके बना होता है। वन इज सॉल्यूट एंड सेकंड वन इज सॉल्वेंट, ठीक है। तो सॉल्यूट किससे किसके मिलके बना होता है बेटा, दैट इज सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है ना। सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिला के क्या करते हैं, सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं। जो सॉल्यूशन होंगे वो टोटल आप लोग 9 टाइप्स का बना सकते हो। कितने तरीके का सॉल्यूशन हो सकता है ना, 9 तरीके का। कैसे 9 तरीके का हो सकता है, मान के चलो तुम्हारे पास सॉलिड है, आपने उसको सॉलिड के साथ मिक्स किया, लिक्विड के साथ, गैस के साथ, 3 तरीके का बन गया। ऐसे तुम्हारे पास लिक्विड है, उसको मिक्स किया सॉलिड के साथ, लिक्विड के साथ, गैस के साथ, ठीक है ना। ये टोटल 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस आर पॉसिबल, ठीक है ना। उन 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में अगर आपको कोई भी सॉल्यूशन दिया है, आपको बेसिक चीज़ क्या पता होना चाहिए कि आप कैसे उसके अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है बेटा। तो बेटा सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, मैं इसकी बात करूंगा, फिर मैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पे वापस लौट के आ जाऊंगा। आपसे मैं बोलूँ बेटा, अगर आप लोगों ने सेम फेस को मिक्स किया है, सेम फेस मतलब सेम स्टेट को अगर मिक्स किया है, तो आप लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है। बट अगर सेम फेस को मिक्स करते हैं तो सॉल्यूट वो होते हैं जो लेस अमाउंट में होते हैं। कौन होगा बेटा, जो लेस अमाउंट में होगा वही क्या होगा, वही सॉल्यूट होगा। सॉल्वेंट कौन होते हैं बेटा, सेम फेस को मिक्स करने पे सॉल्वेंट वो होते हैं जो मोर अमाउंट में होते हैं। जो भी कंपोनेंट कैसा होगा बेटा, मोर अमाउंट में होगा, उसको हम लोग सॉल्वेंट बोलेंगे। और जो भी कंपोनेंट कैसा होगा, लेस अमाउंट में होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट कंपोनेंट इज नॉन एज सॉल्यूट, ठीक है। अगर हम लोग डिफरेंट फेस को मिक्स करते हैं बेटा, अगर हम लोगों ने किसको मिक्स किया, डिफरेंट फेस को, डिफरेंट फेस को मिक्स करने का मतलब, मान के चलो तुम लोगों के पास में एक सॉलिड है और दूसरा क्या है, लिक्विड। आपने मिला के क्या बनाया, एक सॉल्यूशन बनाया, तो अलग अलग फेस हो गया बेटा, एक सॉलिड हुआ एक लिक्विड हुआ। सॉल्यूशन का स्टेट क्या होगा, सॉल्यूशन का जो फिजिकल स्टेट होगा वो क्या होगा। आप बोल सकते हैं कि जो सॉल्यूशन का स्टेट होगा वो लिक्विड होगा, या फिर ये सॉल्यूशन का स्टेट क्या हो सकता है, सॉलिड। दो पॉसिबिलिटी है, सॉल्यूशन जो बनेगा वो सॉलिड भी बन सकता है, और सॉल्यूशन जो बनेगा बेटा वो क्या हो सकता है, उसका स्टेट लिक्विड भी हो सकता है। इट कैन बी सॉलिड, कैन बी लिक्विड ऑल्सो, ठीक है। आप लोग सॉलिड और लिक्विड को मिक्स कर रहे हैं तो बेटा, अगर आप लोगों के पास में सॉल्यूशन कैसा है, लिक्विड है, तो सॉल्वेंट कौन होगा, सॉल्वेंट जो होगा वो लिक्विड ही होगा, ठीक है। दूसरा बात, अगर तुम लोगों ने जो सॉल्यूशन बनाया है वो कौन सा वाला स्टेट में है, सॉलिड में है, तो जो सॉल्वेंट होगा वो कौन होगा बेटा, सॉल्वेंट जो होगा वो सॉलिड होगा, ठीक है। आप लोग ये आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है, तो जिसका फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन के जैसा होगा वही सॉल्वेंट होता है। अगर दोनों का फिजिकल स्टेट सेम है, तो जो ज़्यादा अमाउंट में होगा उसको आप लोग सॉल्वेंट बोलेंगे, जो कम अमाउंट में होगा उसको सॉल्यूट बोलेंगे, ठीक है ना। तो सेम स्टेट में मिक्स करने पे मोर अमाउंट और लेस अमाउंट में बातें कर लेंगे। और अगर अलग अलग स्टेट को मिक्स किया गया है, तो जिसका फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन के जैसा होगा, जिसका फिजिकल स्टेट कैसा होगा बेटा, सेम एज दैट ऑफ सॉल्यूशन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं, क्लियर। जैसे मान के चलो तुम लोगों ने सॉल्ट प्लस वाटर को मिक्स किया, सॉल्ट प्लस वाटर को मिक्स करने में आप लोग सॉल्यूशन बनाएंगे। सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट क्या होगा, बोलेंगे लिक्विड स्टेट में बनेगा। वाटर कैसा होता है बेटा, लिक्विड होता है। सॉल्ट कैसा होता है, सॉलिड होता है। आपसे पूछे इनमें से सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है, आप तुरंत से बोल दोगे वाटर सॉल्वेंट है। क्यों, क्योंकि वाटर का फिजिकल स्टेट किसके जैसा है, सॉल्यूशन के जैसा है। जिसका फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन के जैसा होता है वही सॉल्वेंट होता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान के चलो आप लोग फॉग की बात करें, फॉग किससे किससे मिलके बना होता है बेटा, इट इज एयर प्लस वाटर, एयर प्लस वाटर। वाटर का ड्रॉपलेट्स जो होता है वो एयर में होता है, तो क्या बनता है बेटा, तो फॉग बनता है। फॉग का फिजिकल स्टेट क्या है, बोलेंगे गैसियस स्टेट है। एयर का फिजिकल स्टेट क्या है, ये भी गैसियस है। वाटर का क्या है बेटा, वाटर लिक्विड है। आपसे पूछे सॉल्वेंट क्या है, आप बोलेंगे सॉल्वेंट इज एयर। सॉल्वेंट कौन है यहाँ पे, एयर है, क्योंकि एयर का फिजिकल स्टेट फॉग के जैसा है। इट इज क्लियर टू यू ऑल। एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। मान के चलो तुम लोगों ने बात किया मिस्ट का। मिस्ट क्या होता है, मिस्ट इज एयर, एयर प्लस, एयर प्लस डस्ट पार्टिकल्स।
डस्ट का पार्टिकल्स बेटा कहाँ पे चला जाएगा, एयर के साथ में मिक्स होके मिस्ट बनाता है। मिस्ट का फिजिकल स्टेट क्या होता है बेटा, आप बोलेंगे गैस। एयर का क्या होता है, गैस। और डस्ट पार्टिकल्स का क्या होता है, सॉलिड। आपसे पूछे सॉल्वेंट कौन है, सॉल्यूट कौन है, आप लोग सॉल्वेंट आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। आप लोग जो बचा हुआ है उसको आप लोग बोल सकते हैं कि ये सॉल्यूट है। यहाँ पे बता पाएंगे वाटर सॉल्यूट था। यहाँ पे बता पाएंगे आप लोग सॉल्ट सॉल्यूट है ना। आप लोग सॉल्यूट और सॉल्वेंट आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। अच्छा, ये सब आइडेंटिफाई करने का जरूरत क्या है हमें कॉन्सेंट्रेशन टर्म में, बट ये सब आइडेंटिफाई करने का जरूरत ये है कि जितने भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हम लोग डिफाइन करते हैं दे आर डिफाइंड फॉर सॉल्यूट ओनली। ठीक है ना बेटा। जो भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं बाय डिफॉल्ट, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आर डिफाइंड फॉर सॉल्यूट, बट बाय डिफॉल्ट जितने भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हम लोग किसके लिए डिफाइन करते हैं दे आर डिफाइंड फॉर सॉल्यूट। अगर आपको स्पेसिफिकली मान के चलो तुम्हें कोई भी सॉल्यूशन दिया है ग्लूकोज प्लस वाटर का, आपसे पूछे मास परसेंटेज क्या होगा, तब किसका निकालेंगे, बाय डिफॉल्ट ग्लूकोज का निकालेंगे। यानी बाय डिफॉल्ट अगर हम लोगों को कुछ बोला नहीं है तो हम लोग जो कंसंट्रेशन टर्म निकालते हैं दैट इज कैलकुलेटेड फॉर सॉल्यूट। हम लोग किसके लिए निकालते हैं बेटा, सॉल्यूट के लिए। आपको एक मिक्सचर दिया, आपसे पूछे इसका मोल फ्रैक्शन बताइए, तो बाय डिफॉल्ट आप किसका निकालेंगे बेटा, बाय डिफॉल्ट आप लोग सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। अगर वो स्पेसिफिकली बोल रहा है कि सॉल्वेंट का निकालिए तो अलग बात है। बाई डिफॉल्ट आपको कुछ बोला नहीं है किसका निकालना है, तो बाई डिफॉल्ट आप किसका निकालते हैं बेटा, आप हमेशा सॉल्यूट का ही निकालते हैं। तो जितने भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हम लोग पढ़ते हैं दे आर डिफाइंड फॉर सॉल्यूट। किसके लिए डिफाइन करते हैं, सॉल्यूट के लिए डिफाइन करते हैं। तो आपको सॉल्यूशन के अंदर से सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है, ये प्रॉपरली आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है ना। सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है, आइडेंटिफाई करना कैसे है बेटा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे हम लोग सॉल्यूट आइडेंटिफाई करेंगे और कैसे हम लोग क्या करेंगे बेटा, सॉल्वेंट आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है ना, क्लियर। एक और इन्फॉर्मेशन बेटा, ऐसे सॉल्यूशंस जहां पे वाटर सॉल्वेंट होता है, ऐसे सॉल्यूशन जहाँ पे क्या होता है बेटा, वाटर इज सॉल्वेंट। ऐसे सॉल्यूशंस जहां पे वाटर सॉल्वेंट होता है दे आर नोन एज, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, दे आर नोन एज एक्वस सॉल्यूशंस। तो अगर आपसे कोई बोल दे कि एक्वस सॉल्यूशन है NaCl का, मतलब सॉल्यूशन ऑफ NaCl किसके साथ में लिया गया, वाटर के साथ में। उसमें NaCl क्या होगा, सोल्यूट होगा, और वाटर कैसा होगा, सॉल्वेंट। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर होता है उसको एक्वा सॉल्यूशन नहीं बोलते। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर सॉल्वेंट होता है, अगर वाटर सॉल्वेंट नहीं है तो उसको एक्वा सॉल्यूशन नहीं बोल सकते। जैसे ये वाला सॉल्यूशन देखिए, फॉग है। फॉग भी क्या है, वाटर प्लस एयर है, लेकिन वाटर क्या है यहाँ पे, सॉल्यूट है, दिस इज नॉट एक्वस। ये एक्वा सॉल्यूशन नहीं है बेटा, क्योंकि यहाँ पे जो वाटर है वो सॉल्वेंट नहीं है, वाटर सॉल्यूट है। स्पेसिफिकली मैंने लिखा है कि वाटर क्या होना चाहिए बेटा, वाटर इज सॉल्वेंट। ऐसा सॉल्यूशन जहाँ पे वाटर सॉल्वेंट होता है उसको हम लोग एक्वा सॉल्यूशन बोलेंगे। हर किसी सॉल्यूशन को जिसमें वाटर होता है उसको एक्वा सॉल्यूशन नहीं बोल सकते हैं। इट इज क्लियर टू यू ऑल, समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अभी हम लोग बातें करेंगे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की एक एक करके। तो सबसे पहला कॉन्सेंट्रेशन टर्म है जो आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाला हूँ, दैट इज मास परसेंटेज। क्या है बेटा, मास परसेंटेज है। तो मास परसेंटेज तो बहुत ही आसान सा टर्म है। मान के चलो आप लोगों ने एक कोई भी सॉल्यूशन बनाया है A और B को लेके, तो मास परसेंटेज कैसे निकालेंगे बेटा, तो मास परसेंटेज का सिंपल सा मतलब होता है मास ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाई टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। क्या होगा बेटा, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ठीक है ना। मास परसेंटेज क्या होता है, मास ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाई टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं मास परसेंटेज। इज दिस क्लियर टू यू? ठीक है बेटा। तो बहुत ही आसान सा टर्म है, जैसे तुम लोगों से बोले 10 ग्राम NaOH is dissolved in 100 ग्राम वाटर, फाइंड मास परसेंटेज। आपसे मुझे मास परसेंटेज बताइए, अगर 10 ग्राम NaOH को 100 ग्राम पानी में डाल दिया गया तो बेटा बहुत सा आसान सा टर्म होगा। क्या होगा, मास परसेंटेज ऑफ NaOH अगर हम लोग निकालेंगे तो किसके इक्वल होगा बेटा, दैट विल बी इक्वल्स टू मास ऑफ NaOH।
अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। मास ऑफ NaOH कितना है बेटा? 10 है। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा? मास ऑफ NaOH प्लस मास ऑफ वाटर इंटू 100। तो आप लोग सीधा सीधा ये मत बोल देना कि 10% है 100 ग्राम में डाला, 100 ग्राम पानी में डाला है। हम लोग सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में निकालते हैं, सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में नहीं निकालते। मास परसेंटेज इज कैलकुलेटेड विद रिस्पेक्ट टू द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में निकालेंगे मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 करके। तो मास ऑफ NaOH अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो दिस इज बेटा कितना आएगा? यहाँ से आप लोग बोलेंगे इट इज 10/110 इंटू 100। तो ये आ गया 100/11%। ठीक है ना? कितना आ गया बेटा? 100/11%। समझ में आया मैं क्या बोला? तो 10% तो नहीं आया ना बेटा? चलिए अब ये लोग थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। दूसरा जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म आप लोग पढ़ेंगे, सेकेंड कॉन्सेंट्रेशन टर्म इज मोल फ्रैक्शन। क्या बेटा हम लोगों के पास में मोल फ्रैक्शन है? मोल फ्रैक्शन को हम लोग बेटा एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ मोल्स, रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ एनी कंपोनेंट with the total moles, with the total moles of solution। समझ में आ रहा है बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ? आपसे पूछ जाए मास परसेंटेज क्या है तो आप बोलेंगे परसेंटेज ऑफ मास। मोल फ्रैक्शन क्या है बेटा? रेशियो ऑफ मोल्स। क्या है? रेशियो ऑफ मोल्स है, सिंपल सा। आप ऐसा समझिए बेटा, मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? मान के चलो आपके पास में एक कोई भी बेटा क्या है, ये कोई फ्रूट है, टमाटर मान लेते हैं आप लोगों के पास में है। ठीक है ना? आपने क्या किया? उसको कई सारे पार्ट में डिवाइड कर दिया। इतने सारे पार्ट में डिवाइड कर दिया। आपसे पूछे ये वाले पार्ट का फ्रैक्शन क्या है? आपसे पूछे ये वाले पार्ट का फ्रैक्शन क्या, तो लोग क्या करेंगे? ये वाला पार्ट आप लोग काट के निकाल लिए। डिवाइड किससे करेंगे बेटा? फ्रैक्शन निकालने के लिए टोटल से ना, इससे डिवाइड कर देंगे तो यही होगा ना फ्रैक्शन कितना है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है ना? तो ऐसे हम लोग निकालेंगे बेटा मोल का फ्रैक्शन, मोल्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल। सिंपल तरीके से क्या निकालते हैं बेटा? मोल फ्रैक्शन क्या होता है? इट इज मोल्स ऑफ जिस भी कंपोनेंट की हम लोग बातें करेंगे उसका, अपॉन में क्या होगा? अपॉन में होगा टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। अपॉन में क्या होगा? टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। मोल्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन हम लोग आसानी से क्या निकाल सकते हैं? मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है? जैसे मान के चलो तुम लोगों ने एक सॉल्यूशन बनाया। सॉल्यूशन किसको लेके बनाया? आपने ए और बी को मिक्स कर दिया सॉल्यूशन बनाने के लिए। ए का मोल कितना है बेटा? Na। बी का मोल कितना है? Nb। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना होगा बेटा? मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स। टोटल मोल्स कितना होगा? मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी। अब ऐसे भी लिख सकते थे, इट इज मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स। आप अलग से ऐड कर लीजिए इनको। ठीक है? या फिर डिवाइड करके लिख दीजिए मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी। सिमिलरली आपसे पूछे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या होगा, आप बोलेंगे इट इज मोल्स ऑफ बी अपॉन मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी, यानी मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल मोल्स। ठीक है बेटा? चलो अच्छा एक बात सिंपल बताओ कि आपके पास में ये एक टमाटर है, आपने ये वाले पार्ट का फ्रैक्शन निकाला। अच्छा ये वाला फ्रैक्शन, ये वाला फ्रैक्शन, ये वाला सारे फ्रैक्शंस को ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? पूरा टमाटर मिल जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं यार? भाई सारे के सारे फ्रैक्शंस को आप लोग ऐड करते जाएंगे तो पूरा का पूरा टमाटर ही मिलेगा ना, इन सबको ऐड कर देंगे तो। इट इज क्लियर और नॉट? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? आपने एप्पल टमाटर को 4 पार्ट में डिवाइड किया तो चारों को ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा? चारों को ऐड करने से पूरा का पूरा एक एक टमाटर मिल जाएगा। तो ऐसे यहाँ पे भी है कि आपने सॉल्यूशन में ए का मोल फ्रैक्शन निकाला, बी का मोल फ्रैक्शन निकाला, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा बेटा? दैट इज गोइंग टू बी 1। मैं आपसे पूछूं एक्स ऑफ ए प्लस एक्स ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना होगा? तो आप बोलेंगे ये होगा मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स प्लस मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल मोल्स, दैट इज मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल मोल्स, दैट इज 1। टोटल मोल्स अपॉन टोटल मोल 1 आ गया। तो फ्रैक्शन का जो सम होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1।
फ्रैक्शन का सम कैसा होता है, हमेशा 1 के इक्वल ही आता है। मान के चलो आप लोगों ने एक मिक्सचर बनाया, उसमें किस किस को मिक्स किया, बहुत सारे कंपोनेंट को मिक्स आप लोगों ने कर दिया है, ठीक है ना। एक मिक्सचर बनाया, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डॉट 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 एन तक आप लोगों ने बना लिया। आपसे पूछे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना होगा, आप बोलेंगे वो होगा मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स। टोटल मोल्स क्या होगा, मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी प्लस डॉट डॉट मोल्स ऑफ एन। सिमिलरली आपसे मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना होगा, आप बोलेंगे मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल मोल्स, सबका मोल्स को ऐड करना है बेटा, मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी प्लस डॉट डॉट मोल्स ऑफ एन। मोल फ्रैक्शन ऑफ एन कितना होगा बेटा, आप बोलेंगे इट विल बी इक्वल्स टू मोल्स ऑफ एन अपॉन, सबका मोल्स ऐड करना है, मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी प्लस मोल्स ऑफ एन। पंद्रह रहे कि नहीं यार, इन सबको ऐड करने के लिए तुम लोगों से बोलूँ मैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ एन मिला के कितना आएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 1। सबके फ्रैक्शन को ऐड करते करते आप लोग क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सब फायदा क्या होगा बेटा, मोल फ्रैक्शन को सम करके 1 मिलता है। उससे फायदा ये होगा कि आपको पता है आपने कहीं से मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कैलकुलेट कर लिया। मान के चलो आप लोगों के पास में एक मिक्सचर है ए और बी को मिला के, आपने मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकाल लिया, तो बी के लिए ये कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं होगा। आप मोल फ्रैक्शन ऑफ बी जो होगा वो आसानी से 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए करके निकाल सकते हैं, कैलकुलेशन से थोड़ा बच जाएंगे। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो बाकी और चैप्टर्स में आपको मोल फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू 1 को लेके काम आएगा, ठीक है। तो कुछ कैलकुलेशन से आप लोग अभी बचेंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं 1 में से माइनस करके। सिमिलरली मान के चलो आप लोगों ने जो मिक्सचर बनाया है वो 2 से ज़्यादा को लेके बनाया होता, तो 3 को लेके बनाया मान लिया, तो 2 का कैलकुलेट कर लिया, तीसरे वाले का 1 में से माइनस करके निकाल लिया, दोनों को सम करके, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई, 3 को मिलाया तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सी 1 होगा, तो मोल फ्रैक्शन मान लो बी कितना होगा, तो होगा 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सी। ऐसे करके भी निकाल सकते हैं कुछ चीज़ों को ना, ठीक है। अभी छोटा छोटा इसके बेस पे क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तुम लोगों के लिए है, वही हम लोगों के पास में क्या बेटा, 10 ग्राम of NaOH is dissolved in 100 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है बेटा। फाइंड मोल फ्रैक्शन। आपसे बोले 10 ग्राम NaOH को 100 ग्राम पानी में डाल दिया गया है, मोल फ्रैक्शन बताइए। तो क्या करेंगे बेटा, मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए मोल्स चाहिए, तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, मास को मोल्स में कन्वर्ट करेंगे। आपसे पूछे मोल्स ऑफ NaOH कितना होगा, तो आप बोलेंगे मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास कितना होता है बेटा, NaOH का 14, निकाल सकते हैं ना। Na का कितना होता है 23 प्लस 16 प्लस 1, सब मिला के कितना आ जाएगा 40, ठीक है। तो कितना मोल मिलेगा बेटा, आपको मिलेगा 1/4। सिमिलरली आपसे पूछे मोल्स ऑफ वाटर कितना होगा बेटा, आप बोलेंगे दिस इज 100/18, और 100/18 कितना होता है, दैट इज 5.5, ठीक है। कितना हो गया बेटा 5.5, आपको मोल्स ऑफ वाटर मिल गया। आपसे पूछे मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH बताइए, तो मेरा मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH का मतलब क्या होगा, दैट इज मोल्स ऑफ NaOH अपॉन मोल्स ऑफ NaOH प्लस मोल्स ऑफ वाटर। आपसे पूछे मोल्स ऑफ NaOH कितना है, बोलेंगे 1/4, मोल्स ऑफ NaOH इज 1/4 और मोल्स ऑफ वाटर इज 5.5। आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH, सॉल्व कर लेंगे आप इसको। सिमिलरली आपसे पूछे मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर बताइए, तो आप तो या तो एक कैलकुलेशन ये कीजिए कि मोल्स ऑफ वाटर अपॉन मोल्स ऑफ वाटर प्लस मोल्स ऑफ NaOH, दैट इज 5.5 अपॉन 5.5 प्लस 1/4। क्या तो इसको सॉल्व कीजिए, या फिर आप ये बोल सकते थे कि जो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH, है ना बेटा। ऐसा भी तो बोल सकते हैं क्योंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH किसके इक्वल होगा, ऑब्वियसली इट विल बी इक्वल्स टू 1। तो अगर हमें वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो मैं 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH भी कर सकता हूँ, क्लियर।
समझ गए ना बेटा कैसे करना है? चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं इसके बेस पे। तुमसे पूछे था मास परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज 20%. फाइंड इट्स मोल फ्रैक्शन। आपको क्या बोला? मास परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज 20%। ग्लूकोज का वाटर में मास परसेंटेज 20% है, तो मोल फ्रैक्शन आप लोग बताइए। कैसे करेंगे बेटा क्वेश्चन हम लोग? तो बेटा देखो ये सिंपल तरीके से समझिएगा। देखिए आपको क्वेश्चन में क्या दिया है? आपको दिया है मास परसेंटेज। वो मास परसेंटेज कितना दिया है बेटा? दैट इज 20%। क्या दिया है? मास परसेंटेज दिया है 20%, ठीक है ना। जब भी क्वेश्चन आपको मास परसेंटेज में मिले तो आप लेट कर लीजिए कि जो सॉल्यूशन है वो 100 ग्राम का है। आप क्या कर लीजिए हमेशा, अगर आपको मास परसेंटेज का कोई भी क्वेश्चन दिया है तो आप लेट कर लीजिए कि सॉल्यूशन का जो वेट है वो कितने बेटा? 100 ग्राम है। तो इसमें से ग्लूकोज का वेट कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे ग्लूकोज का वेट हो जाएगा 20 ग्राम। और वाटर कितना हो जाएगा बेटा? वाटर हो जाएगा इसमें से 80 ग्राम। अब क्वेश्चन आसान हो गया, आपको वेट मिल गया। आपको वेट मिल गया तो आप लोग क्या निकाल सकते हैं आसानी से? मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि वेट से आप लोग मोल्स निकाल सकते हैं आसानी से। आपसे पूछे मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितना होगा, आप बोलेंगे 20/180, 1/9। इट इज क्लियर टू यू ऑल? नहीं आया बेटा समझ में? भाई 1/80 से क्यों डिवाइड किया? कि ग्लूकोज क्या होता है? C6H12O6। और ग्लूकोज का आप लोग मोलर मास निकालेंगे 6 × 12, 12 × 1, 6 × 16, ये सब मिला के कितना आएगा बेटा? 180। ठीक है ना। तो आपको यहाँ से आसानी से मिल जाएगा कि आप लोग मोलर मास ऑफ वाटर ग्लूकोज निकाल लिए तो मोल्स ऑफ ग्लूकोज आ जाएगा 20/180, दैट इज 1/9। ठीक है। आप बातें करें वाटर को लेके तो बेटा मोल्स ऑफ वाटर भी आप लोग निकाल सकते हैं। मोल्स ऑफ वाटर कितना होगा? दैट इज 80/18, दैट इज 40/9। ठीक है। आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, तो किसके इक्वल होगा? मोल्स ऑफ ग्लूकोज अपॉन मोल्स ऑफ ग्लूकोज प्लस मोल्स ऑफ वाटर, दैट इज 1/9, 1/9 प्लस 40/9। क्लियर? तो कितना आएगा इसको सॉल्व करेंगे? दैट इज 1/41। आपसे पूछे मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना होगा? आप एक तो या तो कैलकुलेशन कीजिए या फिर आप बोलिए 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। तो 1 माइनस 1/41, दैट इज 40/41। क्लियर? आप लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज निकाल पाए, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकाल पाए आसानी से। किसकी हेल्प से? आपको क्वेश्चन में क्या गिवन था? यू वर गिवन मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज को मेरे ख्याल से आप लोग कन्वर्ट कर सकते हैं मोल फ्रैक्शन में। ठीक है ना। अभी एक उल्टा हम लोग रिवर्स क्वेश्चन करवाते हैं आपसे। मान के चलिए आपको मोल फ्रैक्शन दिया है, आपसे बोले मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर is 0.01. Find its mass percentage. आपसे क्या बोल रहा है बेटा? मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज 0.01। मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज 0.01। आप क्या निकालिए बेटा? मास परसेंटेज निकालिए। देखिए बेटा जितने भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ आपको, उनको आप लोग एज ए थ्योरी याद रखना। ये डेटा याद नहीं रखना है आपको थ्योरी के तरह, आपको याद रखना है कि हम लोग क्वेश्चन कर कैसे रहे हैं। ठीक है ना। जैसे पीछे वाले क्वेश्चंस में मैं क्या कराया आप लोगों को, एक केस में आपको मास दिया था उससे हम लोग निकाले हैं मोल फ्रैक्शन, दूसरे केस में दिया है मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज को कैसे कन्वर्ट करना है वो टर्म्स आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि बहुत बार आपके लिए सबसे जरूरी होता है कि आप कॉन्सेंट्रेशन टर्म का इंटर कन्वर्जन कर पाए, एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म को दूसरे कॉन्सेंट्रेशन टर्म में आप लोग कन्वर्ट कर पाए। तो हम लोग बहुत सारे फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को करने में आसानी आपको हो गई। ठीक है।
तो क्वेश्चन में आपको दिया है मोल फ्रैक्शन, आपसे पूछ रहे हैं मास परसेंटेज। मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज 0.01, फाइंड इट्स मास परसेंटेज। ठीक है बेटा, देखिए इसको करने का मैं आपको एक सिंपल तरीका बता देता हूँ। आपसे पूछे मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज क्या होगा, आप बोलेंगे वो होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज क्या होगा आपसे पूछे जाए तो आप बोलेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ जो ग्लूकोज होता है वो होता है मोल्स ऑफ ग्लूकोज अपॉन मोल्स ऑफ ग्लूकोज प्लस मोल्स ऑफ वाटर, टोटल मोल्स। और ये कितना है 0.01, इसको आप लोग लिख सकते हो 1/100। समझ आ रहा है कि नहीं? 0.01 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 1/100। अब ये वाले टर्म को आप लोग इससे कंपेयर कीजिए, यहाँ से कंपेयर करके मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितना मिल जाएगा 1, मोल्स ऑफ ग्लूकोज प्लस वाटर कितना मिल जाएगा बेटा 100। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यहाँ से आप लोगों ने कंपेयर किया, इसको आप लोगों ने क्या किया कंपेयर किया। जब को इसको आपने कंपेयर किया तो आपको मोल्स ऑफ ग्लूकोज मिल गया 1, मोल्स ऑफ ग्लूकोज प्लस मोल्स ऑफ वाटर मिल गया 100। तो मैं बोल सकता हूँ मोल्स ऑफ वाटर इज 99। क्या निकालना है आपको बेटा? मास परसेंटेज निकालना है ग्लूकोज का। तो बेटा क्या चाहिए हमें? मास ऑफ ग्लूकोज चाहिए अपॉन मास ऑफ ग्लूकोज प्लस मास ऑफ वाटर इंटू 100। मास ऑफ ग्लूकोज अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 करेंगे, क्या निकालने के लिए बेटा? मास परसेंटेज निकालने के लिए। तो आपने क्या किया बेटा? मोल्स निकाल लिया है। मोल्स ऑफ ग्लूकोज है तो क्या मास ऑफ ग्लूकोज नहीं निकाल सकते हम लोग? निकाल सकते हैं 1 इंटू मोलर मास करके, तो आ जाएगा बेटा 180 ग्राम। क्या हम लोग मास ऑफ वाटर नहीं निकाल सकते? तो निकाल सकते, होगा 99 इंटू 18। क्या हो जाएगा 99 इंटू 18 ग्राम। आपसे पूछे मास परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज कितना होगा, आप लोग रख देंगे 180 अपॉन 99 इंटू 18 प्लस 180 इंटू 100। इसको सॉल्व करके आपको मिल जाएगा आसानी से। ठीक है सर, तो आप लोग निकाल पाए ना मास परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज कितना होगा। इट इज क्लियर टू यू ऑल? मास परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज कैसे निकालना है? मोल फ्रैक्शन से। ठीक है ना? चलिए देखिए, आप इसको कभी कभी हम लोगों ने अभी क्या किया है, यहाँ पे हम लोगों ने इसको जो फ्रैक्शन आप लोगों को दिया था 0.01 जो दिया था हम लोगों को, उसको हम लोगों ने पहले क्या किया? फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। ठीक है ना? चलो आप लोग एक बात और समझिएगा, क्योंकि वो बेटर रहेगा और आप लोग उसको थोड़ा सा आगे चल के ज़्यादा यूज करने वाले हैं, इसलिए मैं डिस्कस कर लेता हूँ। आपको दिया था मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज दैट इज 0.01। ठीक है ना? आप एक काम और कर सकते हैं, आप प्लैट कर सकते हैं कि टोटल मोल्स कितना है बेटा 1 है। अगर टोटल मोल्स 1 है तो वैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज क्या होगा? मोल्स ऑफ ग्लूकोज अपॉन टोटल मोल्स। अगर टोटल मोल्स 1 है तो बेटा मोल फ्रैक्शन ही क्या होगा बेटा? मोल्स ऑफ ग्लूकोज के इक्वल होगा। इज क्लियर? आप लेट कर सकते हैं कि टोटल मोल्स 1 है, अगर एनटी का वैल्यू 1 रख देंगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज किसके इक्वल आएगा? मोल्स ऑफ ग्लूकोज के इक्वल आएगा। तो आप अभी हम लोग देखो यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे आप सोचिए लेट किया गया कि टोटल मोल्स 100 है, ये किया गया ना एक तरीके से। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया? एक तरीके से ही किया है कि टोटल मोल्स को हम लोगों ने लेट कर लिया है कि वो 100 है। लेकिन अभी मैं आपसे बोल रहा हूँ आप लेट कीजिए टोटल मोल कितना है? 1 है। तो टोटल मोल को आप लोग 1 लेट कर लेंगे तो जो मोल फ्रैक्शन होगा वही मोल बन जाएगा। अगर टोटल मोल को लोग क्या कर लेंगे बेटा? 1 लेट कर लिया करेंगे तो जो मोल फ्रैक्शन होगा वो क्या बन जाएगा? वही मोल में कन्वर्ट हो जाता है। इट इज क्लियर टू यू ऑल? तो बेटा अगर टोटल मोल्स 1 है तो मैं बोल सकता हूँ कि मोल फ्रैक्शन इज मोल्स, तो मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितना होगा? दैट इज 0.01। मोल्स ऑफ वाटर कितना होगा? आप बोलेंगे 1 माइनस 0.01 दैट इज 0.99। देखो अब ऊपर वाले और इसमें कैलकुलेशन में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे आपके पास में मोल 1 था तो इसका 99 था, यहाँ पे 0.01 है तो इसका 0.99 है, तो बात एक ही है। अब 0.99 और 0.01 से निकालो या 1 और 99 से निकालो या 10 और 990 से निकालो, बात एक ही है। ठीक है ना? क्योंकि हम लोग एक दूसरे के रेस्पेक्ट में वैल्यू कैलकुलेट करके निकाल रहे हैं। और कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जो होते हैं बेटा वो क्या होते हैं? रिलेटिव टर्म्स होते हैं, उनको हम लोग लैट करके एक टर्म से दूसरे टर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। जो भी चीज़ें लैट कर लेंगे उसी के रेस्पेक्ट में बाकी चीज़ें कैलकुलेट करके हम लोग निकाल सकते हैं। समझ आ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? तो अब ये वाला काम भी करेंगे तो आपको थोड़ा सा आगे चल के थोड़ा बेटर रहेगा। ऐसा कुछ करने से चीज़ें थोड़ा आसानी से कैलकुलेट हो जाएंगी। क्यों? मैं आपको देखो यहाँ एक फॉर्मूला डराइव कर सकता था।
मोल्स ऑफ ग्लूकोज आपको मिल गया, आप लोग बोलेंगे मास ऑफ ग्लूकोज क्या होगा, बोलेंगे 0.01 इंटू 180। ठीक है, मैं आपसे पूछूं यहाँ से मास ऑफ वाटर कितना होगा, आप बोलेंगे 0.99 इंटू 18। मास परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज क्या होगा, तो आप बोलेंगे इट इज 0.01 इंटू 180 अपॉन 0.99 इंटू 18 प्लस, चलो मैं इसको ऐसा लिखता हूँ, 0.01 इंटू 180 प्लस 0.99 इंटू 18 इंटू 100। ये आया ना बेटा मास परसेंटेज, इसको एक फॉर्मूले में कन्वर्ट कर देते हैं। ये 0.01 क्या है, ये तो मोल फ्रैक्शन है। 0.01 क्या है बेटा, मोल फ्रैक्शन। ये क्या है, मोलर मास ऑफ द ग्लूकोज, M2 में इसको लिख रहा हूँ, x इंटू M2 प्लस ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू M1। डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं आप, इंटू 100। ये हो जाएगा मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट निकालने का। मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे, x इंटू M2 अपॉन x इंटू M2 प्लस 1 माइनस एक्स इंटू M1। x क्या है, मोल फ्रैक्शन है। M2 क्या है बेटा, यहाँ पे M2 इज द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। M1 क्या है बेटा, इट इज मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, मैं जहाँ पे 2 यूज करूंगा वो सॉल्यूट के लिए करूंगा, और जो 1 मैं यूज करूंगा, 2 में यूज करूंगा बेटा किसके लिए, सॉल्यूट के लिए, 1 यूज करूंगा मैं सॉल्वेंट के लिए। इज दिस क्लियर? तो हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ तक समझ में आ रहा है बेटा? तो एक सिंपल फॉर्मूला आप लोग याद करके भी आप लोग काम चला सकते हो। देखो, मैं आपको फॉर्मूला याद करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आईआईटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए टाइम सेविंग बहुत ज़रूरी होता है। आप करने को क्वेश्चन पूरा डेराइव करके ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है आपके पड़ोस में जो बैठा होगा वो क्या करेगा बेटा, तुरंत से फॉर्मूला लगाएगा और सॉल्व करके निकल जाएगा। तुम्हारा पड़ोस में बैठा हुआ क्या किया, और तुरंत से फॉर्मूला लगाया, सॉल्व करके निकल गया, तुम लोग बेटा डेराइव करके सॉल्व करने में रह गए। तो टाइम सेविंग मैटर करता है, कुछ चीज़ें हम लोग फॉर्मूले वगैरह याद कर लेंगे तो काम भी चलेगा। इसलिए आपको पहले तो उसका प्रॉपर कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कैसे हो रहा है, फिर आप बाद में फॉर्मूले का प्रैक्टिस करके भी क्वेश्चंस निकाल सकते हैं। इज दिस क्लियर? चलिए, तो आप लोगों को 2 कॉन्सेंट्रेशन टर्म अभी डिस्कस किया गया है, मास परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, उनका आपस में इंटर कन्वर्जन कैसे किया जाता है वो भी आप लोगों को मैं बता चुका हूँ। अभी हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करने वाला हूं, दैट इज गोइंग टू बी मोलालिटी। बेटा मोलालिटी को हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं? इट इज रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल m। मोलालिटी होते क्या है? इट इज द मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। डेफिनेशन आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला होता है डेफिनेशन। मोलालिटी इज m, इट इज द मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। 1 kg सॉल्वेंट में जितना मोल्स ऑफ सॉल्यूट आप डाल देंगे वही क्या होता है, मोलालिटी होता है। मान के चलो तुम्हारे पास में क्या है बेटा, 1 kg पानी। इसमें आप लोगों ने क्या डाला बेटा, NaCl। NaCl का कितना मोल डाला, 1 मोल। तो बेटा इसका मोलालिटी कितना होगा, मोलालिटी होगा 1। आपने इसके अंदर क्या डाल दिया होता है, H2SO4। H2SO4 कितना डाला होता है बेटा, 2 मोल। तो इसका मोलालिटी कितना होता है, 2, क्योंकि हम लोगों ने 1 kg सॉल्वेंट पहले से फिक्स ले रखा है। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। 1 kg सॉल्वेंट में जितना मोल आप सॉल्यूट का डालेंगे वही क्या होता है बेटा, वही मोलालिटी होता है। Molality is small m. It is represented as, it is written as moles of solute, moles of solute divided by mass of solvent in kg। क्या होगा बेटा, moles of solute डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, मोलालिटी बोलते हैं। ठीक है ना, इट इज क्लियर? तो स्मॉल m इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम।
यही क्या होगा बेटा, हम लोगों के पास में मोलरिटी होगा। मैं आपको बोल रहा हूँ बेटा, टू जहाँ पे मैं लिखूंगा वो किसके लिए लिखूंगा, हमेशा सॉल्यूट के लिए। वन जहाँ मैं लिखूंगा वो किसके लिए लिखूंगा बेटा, मैं सॉल्वेंट के लिए। ठीक है, टू में लिखूंगा किसके लिए, सॉल्यूट के लिए। N2 लिखा मतलब किसका सॉल्यूट, किसका मोल्स लिया गया, सॉल्यूट का लिया गया। W1 वेट किसका लिया गया बेटा, सॉल्वेंट का लिया गया, किस में, केजी में। ठीक है, यूनिट क्या बनेगा बेटा इसका, यूनिट बनेगा मोल पर केजी। मोल पर केजी को हम लोग और क्या बोलते हैं बेटा, मोलाल, MOLAL। इसको हम लोग स्मॉल m से भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, यूनिट क्या होगा, मोल पर केजी, मोलर और m। ठीक है, चलिए क्लियर यहाँ तक। इसके वजह से छोटे छोटे हम लोग क्वेश्चन अभी करते हैं, आपको मोलालिटी थोड़ा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। आपसे पूछे मास परसेंटेज ऑफ HCl इन वाटर इज 20%, फाइंड इट्स मोलालिटी। आपसे बोला मास परसेंटेज ऑफ HCl कितना है बेटा, वाटर में 20% है, तो उसका मोलालिटी बताइए। मैंने क्या बोला था आप लोगों से, भी पीछे क्वेश्चन जो कराया है कि अगर आपको मास परसेंटेज दे दिया जाए तो आप हमेशा क्या समझेंगे, आप ये समझेंगे कि हमें सॉल्यूशन को ऐड कर लेना है कितना, 100 ग्राम सॉल्यूशन ऐड करके आप बोल सकते हैं उसमें HCl कितना होगा, उसमें होगा HCl 20 ग्राम। बचा हुआ कौन है बेटा, पानी है, तो पानी कितना होगा, आप बोलेंगे पानी होगा 80 ग्राम। ठीक है, आपसे बोला जाए बेटा कि आपको निकालना है मोलालिटी, तो मोलालिटी किसके लिए डिफाइंड है बेटा, मोलालिटी इज डिफाइंड फॉर HCl। किसके इक्वल होगा बेटा, मोल्स ऑफ HCl अपॉन वेट ऑफ वाटर इन किलोग्राम। यही चाहिए ना आपको, आपको मोल्स ऑफ HCl निकालना है, मास ऑफ वाटर निकालना है केजी में। दोनों चीजें निकाली और पुट कर दीजिए इसमें। मोल्स ऑफ HCl कहाँ से निकालेंगे बेटा, मास आप लोगों को गिवन है यहाँ से, तो मोल्स कितना हो जाएगा बेटा, मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास कितना होगा, 36.5। मास ऑफ वाटर निकालना है बेटा आपको केजी में, तो मास ऑफ वाटर इन केजी आप लोग निकालेंगे, वेट ऑफ वाटर निकालेंगे केजी में, तो कितना आएगा बेटा, 80/1000। फॉर्मूले में रख दीजिए बेटा मोलारिटी निकालने के में, तो दैट इज 20/36.5 अपॉन 80/1000। इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा बेटा, यही आपका आंसर आ जाएगा मोलालिटी का। क्लियर ना, समझ में आ रहा है मैं क्या बोला। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। सेकेंड क्वेश्चन इज द मोल फ्रैक्शन of H2SO4 in water is 0.025. Find, क्या निकालना है बेटा आपको, यू हैव टू फाइंड मोलालिटी। फाइंड मोलालिटी क्या बोल रहा है बेटा, द मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 इन वाटर इज 0.025। आप लोग से बोल रहे हैं मोलालिटी निकालिए, तो क्या करेंगे बेटा इसमें, थोड़ा सोचिए आप लोग। क्या करें बेटा इसको सॉल्व करने के लिए, तो आप समझ जाएंगे कि मोल फ्रैक्शन हम लोगों को दिया है, तो टोटल मोल कितना ऐड कर लेते हैं, 1 ऐड कर लेते हैं बेटा। ठीक है ना, अगर टोटल मोल हम लोग 1 ऐड करेंगे तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो मोल फ्रैक्शन होगा वही मोल्स ऑफ H2SO4 भी होगा। क्या कर लेते, डेट टोटल मोल्स आर 1, तो मोल्स ऑफ H2SO4 जो होगा, मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड जो होगा, वो किसके इक्वल हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 के इक्वल हो जाएगा। दैट इज इक्वल टू 0.025। ठीक है, तो आपको मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड मिल गया, तो मोल्स ऑफ वाटर कितना होगा बेटा, 1 माइनस 0.025, 0.975। क्लियर, आपको क्या निकालना है बेटा, आप सोचिए आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है मोलालिटी। तो क्या चाहिए आपको, मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए, मास ऑफ वाटर चाहिए इन केजी। मास ऑफ वाटर चाहिए बेटा किसमें, किलोग्राम में चाहिए, और मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए। मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड मिल चुका है,
मास ऑफ वाटर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 0.975 को 18 से इंटू करना पड़ेगा, ये आ जाएगा ग्राम में। किलोग्राम में चेंज करने के लिए कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 से, तो ये हो जाएगा किलोग्राम। क्लियर। रख दीजिए फॉर्मूले में बेटा, मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड 0.025, मास ऑफ वाटर 0.975 इंटू 18 डिवाइड बाई 1000, तो ऊपर चला जाएगा इंटू 1000। दिस क्लियर। तो यही हो गया आप लोगों का क्या बेटा, यही हो गया मोलरिटी। देखो यहाँ से एक फॉर्मूला डराइव कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा मोलरिटी का, मोलालिटी इज इक्वल टू 0.025 क्या है, 0.025 के आपको दिख रहा है, इट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4। 0.975 क्या है, दिस इज 1 माइनस मोल फ्रैक्शन। कितना है बेटा, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन इंटू मोलर मास इंटू 1000। सिंपल फॉर्मूला बनता है। मैं फिर से फॉर्मूला इसलिए याद करने को बोलूंगा क्योंकि जितने में आप लोग ये सब सोचोगे उसके बेटा, उसके 1/4 टाइम में ये वाला फॉर्मूला लगा के हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो टाइम सेविंग मैटर करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं यार, आप लोग डायरेक्टली भी तो रख सकते थे, 0.025 अपॉन 0.975 इंटू 18 इंटू 1000 हम लोग करके। M1 क्या है बेटा, यहाँ पे समझ में आ रहा है, एक्स क्या है वो समझ में आ रहा है, एक्स क्या है बेटा, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का, और M1 क्या है बेटा यहाँ पे, मोलर मास ऑफ किसका बेटा, किसका मोलर मास है, इट इज ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि 1 में किसके लिए लिखता हूँ हमेशा, सॉल्वेंट के लिए लिखता हूँ, तो इट इज द मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है बेटा, इट इज द मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर, समझ में आ गया ना। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग अभी करेंगे इसके बेस पे। क्वेश्चन क्या है बेटा वो देखिए थोड़ा सा। क्वेश्चन है बेटा आप लोगों के लिए, आप लोगों से बोला जा रहा है कि द मोलालिटी ऑफ ग्लूकोज इन वाटर is, the molality of glucose in water is 1.5 m, 1.5 molar. Find mass percentage and mole fraction. आपको दिया है मोलालिटी ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज 1.5 m, फाइंड द मास परसेंटेज एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है बेटा, आपसे पूछ रहा है मास परसेंटेज निकालिए, मोल फ्रैक्शन निकालिए, मोलालिटी दिया है 1.5। तो क्या कर सकते हैं इसको हम लोग, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे बेटा, चलिए आप लोग मुझे ये बताइए मोलालिटी का डेफिनेशन क्या है। तो मोलालिटी इज मोल्स ऑफ solute dissolved in 1 kg solvent। ये होता है, यहां पे मोलालिटी कितना है बेटा 1.5, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि 1.5 मोल्स ऑफ ग्लूकोज आर dissolved in 1 kg वाटर। यस नो सर, भाई 1.5 मोललिटी आने का मतलब तो यही होता है ना कि 1.5 मोल जो है वो 1 kg वाटर में डाला गया होगा। यस और नो बेटा, सॉल्यूशन क्या है 1.5 मोलल है। 1.5 मोलल का मतलब है 1.5 मोल ऑफ ग्लूकोज आर डिजॉल्व्ड इन 1 kg वाटर। ये मतलब हुआ ना 1.5 मोल्स ऑफ ग्लूकोज आर डिजॉल्व्ड इन 1 kg वाटर। हम लोग सिंपल यही समझेंगे बेटा इससे। तो मैं आपसे पूछूं मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितना आ रहा है, आप बोलेंगे मोल्स ऑफ ग्लूकोज इज 1.5। मास ऑफ वाटर कितना आ रहा है बेटा, आप लोग बोलेंगे मास ऑफ वाटर इज 1 kg। 1 kg मतलब कितना हो गया बेटा 1000 ग्राम। समझ गए, हमें मोल्स ऑफ ग्लूकोज मिल गया, मास ऑफ वाटर मिल गया। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। सबसे पहला तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज के लिए क्या चाहिए, मोल्स ऑफ ग्लूकोज, मोल्स ऑफ ग्लूकोज प्लस मोल्स ऑफ वाटर। मोल्स ऑफ ग्लूकोज है कि नहीं है, सर।
मोल्स ऑफ वाटर निकाल लीजिए बेटा। मोल्स ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे आप लोग? दैट इज मास अपॉन मोलर मास 1000/18। इसको आप लोग याद रखिएगा, ये आता है 55.5। कॉमन कैलकुलेशन है, हजारों बार आप केमिस्ट्री में करेंगे ये वाला कैलकुलेशन। तो कितना हो जाएगा बेटा? दैट इज 1.5/1.5 प्लस 55.5। ये आ गया बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। क्लियर? क्या आ गया बेटा? 1.5/1.5 प्लस 55.5। ये तो बहुत आसान सा, अगर फॉर्मूला भी बनाएंगे बेटा तो बहुत आसान फॉर्मूला बनता है। मोल फ्रैक्शन निकालने का फॉर्मूला होता है मोलालिटी अपॉन मोललिटी प्लस 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। वेरी इजी फॉर्मूला। क्या होता है बेटा? मोलालिटी अपॉन मोलालिटी। देखो ये तो मोलालिटी है, 1.5 मोलर सॉल्यूशन था। मोलरिटी अपॉन मोलरिटी प्लस ये क्या है 55.5 कहाँ से आया? 1000/18 ना। 1000/18 क्या है? 18 इज द मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट। सिंपल फॉर्मूला, वेरी इजी फॉर्मूला। डायरेक्टली याद कीजिए, पुट कीजिए, आंसर निकालिए। m/m प्लस 1000/m1। क्लियर? m/m प्लस 1000/m1 डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा आपसे पूछ रहा है बेटा मास परसेंटेज, तो आपसे पूछे मास परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? तो आप बोलेंगे मास ऑफ ग्लूकोज अपॉन मास ऑफ ग्लूकोज प्लस मास ऑफ वाटर इनटू क्या करने वाले हैं हम लोग? 100। अच्छा मास ऑफ वाटर है सर। मास ऑफ ग्लूकोज कितना हो जाएगा बेटा? तो हो जाएगा 1.5 इंटू 180, 270। रख दीजिए बेटा, ये कितना हो जाएगा? 270 अपॉन 270 प्लस 1000 इंटू 100 है ना बेटा? 270 अपॉन 270 प्लस 1000 इंटू 100। ठीक है बेटा, समझ गए? चलिए यहाँ पे अगर फॉर्मूला बनाना चाहें तो क्या हो जाएगा? मोलालिटी इंटू मोलर मास m2, मोलालिटी इंटू m2 अपॉन प्लस में 1000 इंटू 100। ये हो जाएगा फॉर्मूला मास परसेंटेज निकालने के लिए। ये वाला फॉर्मूला किसके लिए हो गया बेटा? इट इज़ टू कैलकुलेट मास परसेंटेज। ठीक है बेटा, तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही रखेंगे। आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं बेटा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए बेटा, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। इसके आगे हम लोग मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।